एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को लिटरली स्तब्ध कर दिया था। एक ऐसा हमला जिसके पीछे की साजिश की परतें खोलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो आज हम बात करेंगे पुलवामा हमले की और उस जांच की जिसने एक बिखरे हुए पजल के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ा। 40 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जो इस हमले की असल भयावहता को बयां करती है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के 40 जवान इस हमले में शहीद हुए थे। तारीख थी 14 फरवरी 2019 और जगह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलवामा जिले का लेथपुरा इलाका। अंदाजा लगाइए कि धमाका कितना जबरदस्त होगा। इसकी गूंज 10 किलोमीटर दूर तक गई थी। बस के टुकड़े और इंसानी अंग 500 से 600 मीटर दूर तक जाकर गिरे थे। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मैसेज था। चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। इस हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा था, शोक की लहर थी, लेकिन इन सब भावनाओं के बीच जांचकर्ताओं के सामने एक ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा था। आखिर ये हुआ कैसे? क्योंकि देखिए, मुश्किल ये थी कि धमाके ने सब कुछ तबाह कर दिया था। कार, बॉम्बर, सब कुछ सबूत के नाम पर सिर्फ छोटे छोटे बिखरे हुए टुकड़े बचे थे। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे सुलझाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था। इस हमले को ठीक से समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस साजिश की जड़ों तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी शुरू होती है 1999 से, जब कंधार हाईजैक के बाद मसूद अजहर को रिहा किया गया। ठीक अगले साल 2000 में उसने बनाया जैश-ए-मोहम्मद। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 2016, बुरहान वानी की मौत ने घाटी में अशांति पैदा कर दी। और जब 2017 में अजहर का भतीजा तल्हा मसूद मारा गया, तो उसका बदला लेने के लिए 2018 में एक और भतीजा उमर फारूक कश्मीर में दाखिल हुआ। और यही था पुलवामा का मास्टरमाइंड। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस हमले के केंद्र में था जैश-ए-मोहम्मद। ये एक पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी संगठन है जिसका एक ही मकसद है, कश्मीर को भारत से अलग करना। और वो लोग लोकल कश्मीरी युवाओं को भर्ती करके ये दिखाना चाहते थे कि ये कोई बाहरी हमला नहीं, बल्कि एक स्थानीय विद्रोह है। और इस काम में उनकी मदद कौन करता था? OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स। ये स्थानीय लोग होते थे, जैसे ड्राइवर, दुकानदार, जो खुद तो हथियार नहीं उठाते पर आतंकवादियों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। उन्हें छुपने की जगह देते हैं, खुफिया जानकारी देते हैं, पूरा लॉजिस्टिकल सपोर्ट देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी साजिश रची कैसे गई। अब हम फोकस करेंगे कि कैसे भर्ती हुई और हमले की सारी लॉजिस्टिक्स की प्लानिंग कैसे की गई। इस हमले का चेहरा था आदिल अहमद डार। कौन था ये? पुलवामा का ही रहने वाला 12वीं क्लास का एक स्टूडेंट। पत्थरबाजी के केस में कई बार पकड़ा गया था। एक प्रोटेस्ट में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसने स्कूल ही छोड़ दिया और यहीं पर एक लोकल OJW ने उसे कट्टरपंथी बनाया और जैश-ए-मोहम्मद में भर्ती करवा दिया, जहां उसने खुद सुसाइड बॉम्बर बनने की ट्रेनिंग चुनी। अब जो बात सच में हैरान करने वाली है वो है तैयारी की बारीकी। उमर, जो मास्टरमाइंड था, वो 25 किलो RDX तस्करी करके लाया। बाकी का विस्फोटक जैसे जिलेटिन स्टिक्स और अमोनियम नाइट्रेट लोकल लेवल पर जमा किया गया। फिर एक पुरानी मारुति इको कार खरीदी गई। एक OWG ने हाईवे पर अपनी फर्नीचर की दुकान से सेना के काफिले की रेकी की और 200 किलो का बम उसी के घर की अटारी में बनाया गया। आखिर में आदिल का प्रोपेगेंडा वीडियो शूट हुआ, जिसमें उसे अपनी लाइनें बोलने में इतनी दिक्कत हुई कि बाद में किसी और की आवाज डाली गई। हमले के बाद अब बारी थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की। अब फोकस इस पर था कि ब्लास्ट साइट से मिले सबूत के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी कैसे सामने लाई जाए। सच तो ये है कि इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ में शुरुआत में कुछ खास था ही नहीं। बस कार का एक मुड़ा तोड़ा क्रैंकशाफ्ट, एक प्रोपेगेंडा वीडियो जो व्हाट्सएप पर भेजा गया था, ब्लास्ट साइट से 250 मीटर दूर बर्फ में दबी हड्डियों के कुछ टुकड़े और हाँ, 11 खुफिया चेतावनियां जो पहले मिली थीं पर जिन पर वक्त रहते एक्शन नहीं हो पाया। तो NIA ने उस क्रैंकशाफ्ट से कार का पता तो लगा लिया कि वो एक 2011 मॉडल की मारुति इको थी। लेकिन यहाँ एक और पेंच था। उस कार को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 बार बेचा जा चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने एक एक करके हर मालिक को ट्रेस किया और जब वो आखिरी मालिक सज्जाद भट्ट तक पहुंचे तो क्या पता चला कि वो तो पहले ही पाकिस्तान भाग चुका है।
मतलब जांच फिर से एक डेड एंड पर आकर खड़ी हो गई थी। महीनों तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा, केस जैसे ठंडा पड़ गया था। लेकिन फिर मास्टरमाइंड ने खुद एक ऐसी गलती की जिसने पूरे केस का रुख ही मोड़कर रख दिया। हुआ ये कि हमले से बहुत पहले उमर फारूक ने एक अनजान नंबर से एक पुलिस अधिकारी को ये अजीब और धमकी भरा मैसेज भेजा था। उस पुलिस वाले को ये बड़ा अजीब लगा, तो उसने उस नंबर को हाय जानू नाम से सेव करके निगरानी पर डाल दिया था। और यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। 27 मार्च 2019 को उमर ने वही सिम कार्ड फिर से अपने फोन में एक्टिवेट कर दिया, और जैसे वो सिम एक्टिवेट हुआ वो तुरंत साइबर सेल के रडार पर आ गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत उस लोकेशन पर छापा मारा और इद्रीस भाई नाम के एक आतंकवादी को मार गिराया। उस वक्त किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि उन्होंने पुलवामा के मास्टरमाइंड को मार दिया है। उसके पास से 2 टूटे हुए फोन मिले, जिन्हें बस एक रूटीन सबूत मानकर फाइल करके रख दिया गया। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। महीनों बाद जब उस पुराने केस को फिर से खोला गया और उन टूटे हुए फोन्स को जांच के लिए भेजा गया, तो फॉरेंसिक टीम ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने 100 GB से भी ज्यादा डेटा रिकवर कर लिया। ये जांच का एक तरह से जैकपॉट था। इस डेटा ने साजिश के हर एक हिस्से को बेनकाब कर दिया। जो पजल के टुकड़े बिखरे हुए थे वो सब के सब एक साथ जुड़ गए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि उस फोन ने सारे राज उगल दिए। पता चला कि इद्रीस भाई ही उमर फारूक है, मसूद अजहर का भतीजा। फोन में बम बनाने की तस्वीरें और वीडियो थे, पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ भेजे गए वॉइस नोट्स थे, कार बम की तस्वीरें थी, और तो और उमर की एक लोकल लड़की इंशा जान के साथ कुछ निजी तस्वीरें भी थीं। इन्हीं डिजिटल सबूतों के आधार पर NIA ने एक एक करके पूरे OGW नेटवर्क को गिरफ्तार कर लिया। आखिर में OGW शाकिर बशीर, जो कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, वो उमर और इंशा की निजी तस्वीरें देखकर टूट गया। उसे लगा कि उसे धोखा दिया गया है, और गुस्से में उसने पूरी साजिश परत दर परत उगल दी। तो ये पूरा मामला अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में, जहां हम सब हर कदम पर एक डिजिटल निशान छोड़ते जा रहे हैं, क्या कोई भी जटिल से जटिल साजिश हमेशा के लिए छिपी रह सकती है? शायद इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा